गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार पर, जिसमें हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, शब्दों के सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में होने लगता है तब उसे हम पद कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का आधार हमने जाना था कि शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं। तो हमने देखा था शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता है रचना के आधार पर, तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर और चौथा आता है अर्थ के आधार पर। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात उसकी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो बना कैसे, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, चौथा है आपका विदेशज और पांचवा है आपका संकर शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जिसके सीधा प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द का परिवर्तित रूप होता है। देशज शब्द हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है। विदेशज अर्थात विदेशी भाषाएं जिसका उपयोग हमारे हिंदी भाषा में किया गया है। आज हम बात करेंगे विदेशज शब्द पर। विदेशज शब्द अर्थात विदेश में जन्म लेने वाला ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द होते हैं और जिनका उपयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के आने का मुख्य कारण क्या है, हमारे देश का, हिंदी देश का व्यापारिक संबंधों का होना। हम कह सकते हैं कि अगर विदेशज शब्द का परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द के अंतर्गत कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जैसे कलर्स, गैस, ड्राइवर, टाई, बैच, फुटबॉल आदि। इसी तरीके से फारसी भाषा से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी में आए हैं, जैसे आदमी, आसमान, कारीगर आदि।
अरबी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं। आज़ाद, औरत, मुहावरा, शतरंज, सबूर, हिसाब। कुछ पुर्तगाली शब्द से भी आए हुए हैं, जैसे हैं तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी। कुछ शब्द तुर्की भाषा से आए हुए हैं, जैसे हैं तो, कैची, गलीचा। फ्रांसीसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे काजू, अंग्रेज, कारतूस। चीनी भाषा के भी कुछ शब्द हमारे हिंदी में आए हैं, जैसे चाय है, चीनी है, लीची है आदि। रूसी शब्द का भी प्रयोग हमारे हिंदी में किया जाता है, जैसे मिग, स्पुतनिक आदि। ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ से अपनी बुक में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पांचवा प्रकार आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द का अर्थ होता है संकर शब्द अर्थात दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं संकर शब्द? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को, मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? किसे कहते हैं संकर शब्द? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हवा, धन, दान, यह मिलकर क्या बनेगा? हवा, दान। यहाँ हम देख सकते हैं कि हवा, हवा एक हिंदी भाषा है, हवा एक हिंदी भाषा है, तथा दार, दार एक फारसी भाषा है, दार एक फारसी भाषा है। जैसे बोला गया है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है हिंदी भाषा और फारसी भाषा मिलकर एक नया शब्द हवादार बनाते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार रचना। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? दूसरा आता है हमारा रचना
के आधार पर, रचना के आधार पर अर्थात शब्द की बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है रूढ़ शब्द। दूसरा आता है यौगिक शब्द और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? पहला हमारा आता है रूढ़ शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। शब्द ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हों। अन्य शब्दों के योग से न बने हो। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हूँ तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या बोला गया है? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों। ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं होता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे
जैसे यदि हम यहाँ लिखते हैं सेना, सेना कौन होता है? सेना होता है देश की रक्षा करने वाला। अगर हम इसके टुकड़े कर देते हैं, यदि हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो क्या इनके टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकल रहा है? नहीं, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोला गया है? ऐसे शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड अर्थात मीनिंगफुल वर्ड, जिसके खंड करने के बाद भी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक खंड किए जा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे यहाँ अगर हम पुस्तकालय को लेते हैं, पुस्तकालय अर्थात किताब रखने की जगह, किताब रखने का घर। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तब ये बुक किसमें खंडित हो जाएगा? पुस्तक, धन, आलय। अब यहाँ देखिए, पुस्तक का अर्थ क्या होता है? किताब। और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। आपने देखा ना, जैसे बोला गया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है और उसके सार्थक खंड किए जाए तो उसका भी कोई अर्थ निकलता है। यहाँ पुस्तकालय को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, खंडित कर दिया, तो पुस्तक का भी एक अर्थ, सार्थक अर्थ निकल गया और आलय का भी एक सार्थक अर्थ निकल गया। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट
प्रकट कर वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो यौगिक तो हैं तो होते हैं, किंतु किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या पूरा है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे जैसे जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ जलज अर्थात जल घन जल अर्थात जल में जन्म लेने वाला। कमल। जैसे शब्द दिया है यहाँ पर जलज। जलज अर्थात जल घन जल, जिसका अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात जल में जन्म लेने वाला कमल। यह किसी सामान्य जलज शब्द किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर जलज शब्द का प्रयोग कमल के लिए किया गया है। पानी में अनेक चीजें हो सकती हैं किंतु जलज शब्द केवल कमल के लिए प्रयोग किया गया। जैसे आप सबको पता ही है कि जल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, सांप रहते हैं, केकड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जलज शब्द केवल कमल के लिए उपयोग किया गया है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब हमारा आता है तीसरा प्रकार। हमारा तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर
कि शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उस पर किसका असर होता है, किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से शब्दों का रूप बदल जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला आता है विकारी शब्द, दूसरा आता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सारे शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, तथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम बात करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर उसमें कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है और शब्द का रूप जो है वो लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक संज्ञा शब्द लेते हैं लड़का। लड़का अगर लिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की। बहुत सारी हैं लड़कियां, लड़की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लड़कियां। अब सर्वनाम देखते हैं, जैसे मैं का मैं, मेरा, मुझे। क्रिया आया एक शब्द, आया, आई, आए, आता है एक ही चीज़, लेकिन वो लिंग, वचन, काल के आधार पर उसमें कोई न कोई रूप परिवर्तन हो रहा है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें काल, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही समझाएंगे। आपका आज की क्लास का होमवर्क है कि जो मैं आप लोग को समझाई हूँ वो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको वो अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए और आप उसको एक बार रिवीजन करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और उसको एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।